व्हाट्सअप पीपल, इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता ही है, इसराइल और हमास के दरमियान ये जो जंग शुरू हुई है, इसके दरमियान इजरायली सिविलियंस और पैलेस्टीनियंस जो हैं वो पिस कर रह गए हैं। ये हम सबको पता है, इसमें कोई ढकी छुपी कोई वो नहीं है। सबको पता है कि 49 में जब जो है ना हुआ था, परसिक्यूशन हुई थी, और उसे क्या कहते हैं, मकबा शायद हुआ था, वो हुआ था। तो उसमें जो है ना पैलेस्टीनियंस की जगह पे किस तरह से एक इजरायली स्टेट बनाई गई, ये कह के कि जी हम होम कमिंग कर रहे हैं, अपने होली लैंड में वापस आ रहे हैं। क्योंकि जो ज्यूज़ हैं वो आपको पता ही है, उनकी हिस्ट्री जो है वो 3,500-4,000 साल पुरानी है। और उनको जब निकाला था यहाँ से, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चले गए, और अब उनके डिसेंडेंट जो हैं वो वापस आ गए हैं। जी हमारे जो एंसेस्टर यहाँ रहते थे, तो हमें जगह दो वापस। और ये क्लेम करते हुए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है ना लैंड ग्रैबिंग शुरू की। और आज नौबत यह आ गई है कि पैलेस्टीनियन जो है वो टेरिटरी सिर्फ गज़ा तक रह गई है। आज से 5-6 साल पहले तक वेस्ट बैंक नाम की भी कोई जगह होती थी, लेकिन वेस्ट बैंक पे भी ऑलमोस्ट जो है वो इसराइल कब्ज़ा कर चुका है। तो गज़ा स्ट्रिप ही बची है। और अब जब हमास अटैक करता है, तो वो ये बहाना बनाता है कि जी हमारे मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है। लेकिन कब्ज़ा हो या जो भी हो, आपकी लड़ाई इसराइली अथॉरिटीज़ से होनी चाहिए थी, ना कि इसराइली सिविलियंस के साथ। चलो देखते हैं वीडियो को। इसमें टाइटल ये है कि इसराइली अटैक्स एक्सप्लेन्ड इन हिंदी, इसराइल वर्सेस पैलेस्टाइन। अभी NU के चैनल से है तो डिटेल वीडियो होने वाले। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एंड। पिछले कुछ समय से मैं इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे मुझे कुछ की इनसाइट्स मिले। और आज के इस वीडियो में यही इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और इस वीडियो के एंड तक आप ये भी समझ पाएंगे कि इसका भारत पर क्या इम्पैक्ट है। ये वीडियो हमारे बाकी वीडियो से अलग होने वाला है, लेकिन इस वीडियो का यही पर्पस है कि आपको ऊपर ऊपर से नहीं, थोड़ी गहराई में जाकर कॉन्टेक्स्ट बताकर इन्फॉर्मेशन दे, ताकि आप बैकग्राउंड समझे, आपको एक पर्सपेक्टिव मिले, और फिर आप आपके ओपिनियंस खुद बना पाए। चलो ये ओपिनियन शायद मुझसे अलग हो सकते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इस मुद्दे के बारे में जी ओपिनियन को रिस्पेक्ट करना कमेंट्स में चाहिए। जरूर बताइए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले जानते हैं कि हमास है क्या। पॉलिटिकल आज की घड़ी में इसराइल और पैलेस्टाइन कुछ ऐसा दिखता है। ये मैप अपने आप में ऐसा बहुत दिखता है। कंट्रोवर्शियल है, ये 2005 क्योंकि वाला। पैलेस्टाइन के लोग मानते हैं कि 1947 से लेकर आज तक इसराइल धीरे धीरे पैलेस्टाइन पर कब्जा कर रहा है। पैलेस्टाइन का धीरे धीरे छोटा होता हुआ मैप आप देख सकते हैं, और इसका इस्तेमाल कई टेरर आउटफिट्स इसराइल पर अटैक करने के लिए करते हैं। क्या इनोसेंट लोगों की जान लेने के लिए एक मैप जस्टिफाइड है? ये है गाजा स्ट्रिप, जो इसराइल और इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और इस एरिया को कंट्रोल करते हैं हमास। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2007 से गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल कर रहा है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और कई और देशों ने भी उन्हें एक डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। हमास का मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। हमास की शुरुआत 1987 में हुई, और उन्होंने 1988 में हमास चार्टर बनाया। उनका ऑब्जेक्टिव है पैलेस्टाइन को इजरायली ऑक्यूपेशन से बचाना, और इसमें सिर्फ ये पैलेस्टाइन का पार्ट नहीं, पूरा इसराइल और पैलेस्टाइन शामिल। जहां अरबिक में इस शब्द का मतलब ब्रेवरी है, हिब्रू में इसका लूजली मतलब है वायलेंस। साफ साफ देखा जाए तो हमास, क्योंकि ये पूरी टेरिटरी कभी पैलेस्टीनियन की और थी ना। पिछले 30 सालों से उनके वायलेंट अटेम्प्ट्स जारी। 1980 से लेकर आज तक उन्होंने किए सारे टेरर अटैक्स का डेटा देखते हैं। जनरल पब्लिक के लिए एटलीस्ट 87 अटैक्स का डेटा अवेलेबल है। इन टोटल 1000 से ज्यादा लोग हमास के अटैक से या तो इंजर हुए या मारे गए। सोचिए, ये इतना छोटा सा देश, लेकिन इस देश के सारे लोग टेरर अटैक के डर में। इसीलिए इसराइल ने अपना आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या है आयरन डोम? 2011 में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने आयरन डोम नाम का एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया, जिसका ऑब्जेक्टिव है शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट करना, उन्हें जमीन पर नुकसान करने से पहले मिड एयर में डिस्ट्रॉय कर देना। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं: रेडार सिस्टम, कमांड सिस्टम और मिसाइल लॉन्चर। जब भी गाजा स्ट्रिप से रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, तब ये सिस्टम उन्हें डिटेक्ट करता है और उनकी
ट्रजेक्टरी मैप करता है। फिर काउंटर मिसाइल्स छोड़े जाते हैं जिनसे गाजा से आने वाले इन मिसाइल्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया जाए और रोका जाए। 2012 में गाजा के अगेंस्ट इसराइल की जो वॉर हुई उसमें इस आयरन डोम सिस्टम ने बड़ा रोल किया। 85% रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया और जाने बचाई। ये सिस्टम हमास के अगेंस्ट इसराइल का सबसे बड़ा डिफेंस है और ये बात हमास जानता है। फिर भी उन्होंने 5000 रॉकेट फायर कर दिए कोई आम टेरर अटैक एक दिन से भी कम वक्त में। युद्ध का ऐलान। और ये दिन भी काफी स्पेशल था क्योंकि इसी दिन के अराउंड 50 साल पहले भी इसराइल पर अटैक हुआ था। इस अटैक की डेप्थ, इंपॉर्टेंस और आने वाले टाइम में होने वाला इम्पैक्ट समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री जानना इंपॉर्टेंट है। ये अटैक 1973 की योम किपुर वॉर की याद दिलाता है। तब फाइट किसी टेरर आउटफिट से नहीं, इसराइल के सराउंडिंग अरब देशों से। इजिप्ट और सीरिया ने इसराइल पर 6 अक्टूबर 1973 ये आप जो को अटैक। कॉर्नर देख रहे हैं ना सीरिया के साथ ब्लैक में, ये भी कभी सीरिया का पार्ट था। इस दिन जूइश लोग इसराइल ने कब्जा कर लिया। पुरानी ट्रेडिशन फॉलो करता है। इस दिन लोग सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीते हैं और एक दूसरे को चीयर्स नहीं कहते, उसके बजाय कहते हैं, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है नेक्स्ट ईयर वी विल बी टुगेदर इन यरूशलेम। इसी दिन इसराइल पर होने वाला अटैक उनके लिए एक मैसेज था। इस वॉर में अरब देशों को सोवियत रशिया का सपोर्ट है और इसी पावर को बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने इसराइल को एंट्री। हिस्टोरिकली अमेरिका यही करता आया हर जगह वॉर में एक काउंटर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता आया है। इस वॉर में जीत इसराइल की हुई बट एट अ हाई कॉस्ट। 2600 से ज्यादा सोल्जर्स की जाने गई और 12,000 लोग इंजर हुए। इसराइल 1948 से लेकर आज तक इतनी सारी वॉर्स लड़ चुका है, आप वीडियो को पॉज करके सारी हमास से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन 1973 की ये वॉर काफी स्पेशल थी क्योंकि अरब देशों को पता चल गया कि इसराइल को डिफीट करना पॉसिबल तो है। अमेरिका का सपोर्ट ना मिलता तो शायद नतीजा कुछ और। वापस आते हैं प्रेजेंट पर। हमास के इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया गया। अल अक्सा के बारे में जान, ये है जेरूसलम, दुनिया की सबसे होलीएस्ट जगहों में से एक। इसका जूडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी तीनों के साथ इम्पोर्टेंट स्थान है। हमास का कहना है कि इजरायली आर्म्ड फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क के आसपास वायलेंस कर रही है। ये तो है। में इस साल इसराइल ने कई रेड्स की और ज्यूज ये कहते हैं जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क है वहाँ पे है कि ये 200 लोग कौन थे। इजराइल प्रॉफिट सुलेमान का टेंपल बनेगा, सोलोमन टेंपल। मिलिटेंट्स के साथ ही इजराइल जब यही लड़ाई है बेसिकली। एक्शन लेने के लिए वेस्ट बैंक के अंदर जाता है तो उन पर पत्थरबाजी होती है। इजराइल के साइड से कहते हैं कि रिटेलिएशन में जानी जाती है और पैलेस्टीनियंस मानते हैं कि वेस्ट बैंक का वेस्ट बैंक में क्या काम। सिचुएशन हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रही है। एज अ रिजल्ट वेस्ट बैंक बचे ही कहाँ है वैसे। 200 से ज्यादा लोग और इजराइल के साइड पर 30 से ज्यादा लोग मारे गए। यहाँ आर्गुमेंट हमेशा यही होता है कि वायलेंस की शुरुआत किसने। इजराइल कहता है कि लोग पहले पत्थर फेंकते हैं और फिर छुपने के लिए मॉस्क के अंदर जाते हैं और पैलेस्टाइन के लोग कहते हैं मॉस्क में घुसकर लोगों को बाहर निकाल कर मारा जाता है। कौन सी साइड पर विश्वास करना है आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप स्मार्ट हैं और आप आपके इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस खुद बना सकते हैं। बुलेट वर्सेस स्टोन। फैक्ट्स है जो पब्लिकली अवेलेबल है, आप आपका खुद का रिसर्च करके उन्हें वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई बिलीव आज के डे एंड एज में सबको अपना खुद का रिसर्च करना चाहिए, किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन बहुत होती है। सबको अपने ओपिनियंस खुद बनाने चाहिए। लेकिन इस पूरे सिचुएशन में कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। यू सी गाजा स्ट्रिप हर साइड से घिरा हुआ है, उन्हें इजराइल से मदद मिल नहीं सकती। और वहाँ पे ऑप्शंस है, एक तो इजिप्ट 23 लाख लोग रहते हैं इस छोटी सी स्ट्रिप में। ये 5000 रॉकेट्स, इतने सारे वेपन्स उन तक पहुंच कैसे रहे। तीन तरफ से बंद है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अमेरिका उन्हें एड देता रहता है, लेकिन शायद ये एड का पैसा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। उनसे वेपन्स खरीदे जा रहे हैं। बेच कौन रहा है? एरिया में कॉन्फ्लिक्ट कम होने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। ओके, तो इन्होंने बड़ा डिटेल में बताया कि ये जो रीसेंट अटैक हुआ है जिसको नाम दिया गया है अक्सा तूफानी, इसका क्या पस मंज़र था, इसका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि 50 साल पहले सेम डे पे शबात के फेस्टिवल पे अरब ममालिक ने अटैक किया और 67 में जब 6 डे वॉर हुआ था, अरब इसराइल वॉर, उसमें तो अरब्स को बड़ी डिफीट हुई और एज अ रिज़ल्ट इजिप्ट का बहुत सारा इलाका और सीरिया का बहुत सारा इलाका कब्ज़े में आ गया था। लेकिन वो फिर नेगोशिएशंस हुई और इजिप्ट का वापस हो गया, सीरिया का 80% वापस हो गया था। गोलन हाइट्स या गोलन माउंटेन कहा जाता है, वो इसराइल ने अपने पास रखे थे। अब सीन ये है कि ये जो अभी वॉर इनिशिएट हुए, इसमें जो मैप दिखाया गया है वो सीरिया पे तो ऑलरेडी गोलन हाइट्स उन पे थी। लेबनान से अटैक हुआ है तो लेबनान पे भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है। सीरिया से भी कुछ वो हिजबुल्लाह अटैक कर रही है। हमास जो है वो सिर्फ गज़ा स्ट्रिप से कर रही है क्योंकि वेस्ट बैंक टोटली इस वक्त कंट्रोल में चला गया है इसराइल के।
तो आप जो 2005 वाला मैप देख रहे थे ना, जिसमें आपको एक बहुत बड़ा हिस्सा वेस्ट बैंक नज़र आ रहा था, वो ख़त्म हो चुका है जी। अब सिर्फ पैलेस्टाइन के नाम पे गज़ा स्ट्रिप ही बची है। अब सीन ये है कि कोई भी मुल्क, कोई भी लोग एक कंट्री पे कब्ज़ा करें और आहिस्ता 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 पूरा लैंड खा जाएं, तो रेजिस्टेंस तो आएगी। इसीलिए तमाम ममालिक कहते हैं कि को एग्जिस्ट होने की कोशिश करें। टू स्टेट फार्मूला बनाया गया था, कई बार यूएन में भी पेश होता है। मेरे ख्याल में वेस्ट बैंक और गज़ा जो है वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को देने चाहिए, और एक एक ब्रिज या एक कुछ ऐसा कोई टनल इन्हें बनानी चाहिए जो कि वेस्ट बैंक को कनेक्ट करे गज़ा के साथ, और फिर ये पूरा पैलेस्टीनियन के पास हो। बाकी जो लैंड है जो कि इसराइल कहते हैं हमारा है, वो इसराइल के पास हो। ये टू स्टेट फार्मूला। और दूसरा, यरूशलेम को एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर कर दिया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेटिकन है। वेटिकन आपको पता है इटली से टोटल अलग है। वेटिकन इट्सल्फ एक एक प्लेस है। तो इसी तरह यरूशलेम को भी कर दिया जाए, क्योंकि यरूशलेम जो है वो इस्लाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ज्यूज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्रिश्चियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यानी बहुत ये जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन जो एट द एंड इनकी जो ब्रांच है वो एक ही जगह से निकल रही है, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट डिफरेंट्स हैं, तो इस वजह से हर नेक्स्ट प्रॉफिट के लिए जो पहले वाले लोग थे वो नहीं मानते थे। जैसे मोसेस जब आए तो जो मतलब ज्यूस बने, ठीक है, मोसेस आए तो ज्यूस बने। अच्छा, क्रिश्चियंस के लिए क्राइस्ट आए, जीसस क्राइस्ट आए, तो जो मोसेस के मानने वाले थे उन्होंने क्राइस्ट पे ईमान नहीं लाया, क्योंकि हत्ता कि जो हिब्रू टेक्स्ट है उसमें मेंशन है कि एक प्रॉफिट आएंगे। तो यानी एक प्रिडिक्शन दी गई थी कि नेक्स्ट प्रॉफिट आने वाले हैं, लेकिन वो अभी तक इस इंतज़ार में है कि वो जो नेक्स्ट प्रॉफिट या जो मसाया है वो भी आएगा। ठीक है, इस वजह से वो क्राइस्ट पे ईमान नहीं लाए, और एक अलग सेक्ट बन गया, ज्यूस के नाम से रिलीजन बन गया। क्रिश्चियंस जो थे वो ज्यूस के जीसस के मानने वाले हैं। और बाइबल में भी जो है ना मसाया, प्रॉमिस्ड मसाया या फिर नेक्स्ट प्रॉफिट का बताया गया, और विद लोकेशन के इस जगह पे होगा। बट वो भी जो है ना, जब नेक्स्ट प्रॉफिट आया, प्रॉफिट मोहम्मद, तो वो मानने से इनकारी हैं, और इस वजह से एक क्रिश्चियन से एक अलग मज़हब बन गया। और जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके टेक्स्ट में तो मेंशन है, ख़ातमुन नबीयीन, ये टाइटल मेंशन है कि अब मज़ीद प्रॉफिट्स नहीं आएंगे। इस वजह से मुस्लिम्स जो हैं वो कहते हैं कि भाई तुम सब इस्लाम को मानो, वो मानते नहीं हैं। और ये तीनों ही जो रिलीजन्स हैं ये कनेक्ट हैं यरूशलेम के साथ, और यरूशलेम को लेके तीनों ही एक दूसरे की टांगे खींचते रहते हैं। आपको पता ही है पहले भी कितनी वहाँ पे कत्ल वगारत हुआ है, अब मज़ीद हो रहा है। इसका एक हल यही है, टू स्टेट फार्मूला, और कुछ भी नहीं है। अब बिल्कुल ही सारा लैंड इसराइल के पास होगा तो हर तीसरे दिन वहाँ पे कोई ना कोई जो है ना, आप कह लें मिलिटेंट अटैक होगा। और बिल्कुल ही अगर फ़लस्तीन के हाथ में दे देंगे तो फिर ज्यूज़ जो हैं वो रोला डालेंगे। तो इसका बीच का रास्ता यही है कि टू स्टेट फार्मूला बना दिया जाए। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बातें थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन करना ज़रूरी थी। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।